मित्रों, खामनेई ने इजराइल को अपने प्रॉक्सी संगठनों की मदद से घेर कर रखा था। ईरान उसे प्रतिरोध की धुरी कहता था, लेकिन इजराइल ने एक एक करके सबको खत्म कर दिया। इजराइल ने सबसे पहले हमास की लीडरशिप और संगठन को खत्म किया। इजराइल के ऑपरेशन में हमास के चीफ रहे इस्माइल हानिया और याह्या अल सिनवर समेत 25,000 हमास आतंकी मारे गए। इजराइल ने लेबनान में बैठे ईरान के प्रॉक्सी हिजबुल्लाह के नेता नसरल्लाह को भी खत्म कर दिया। इसके अलावा दूसरे बड़े कमांडर्स और 5,000 आतंकवादियों को मारकर हिजबुल्लाह को शांत कर दिया। अभी भी हिजबुल्लाह पर हमले जारी हैं। सीरिया के ईरान समर्थक असद सरकार भी इजराइल विरोधी थी, लेकिन दिसंबर 2024 में विरोधियों की मदद से वहां पर तख्ता पलट कर दिया। नए राष्ट्रपति अल-शरा अमेरिका इजराइल समर्थक हैं और ईरान पर हमला करने में पूरा सहयोग दे रहे हैं। इजराइल ने इस बीच 28 अगस्त 2025 यमन में ईरान के प्रॉक्सी हूती की पूरी कैबिनेट और सैन्य अधिकारियों को एक साथ खत्म कर दिया। और अब ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई भी बीती हुई कहानी बन गए हैं और ईरान में रिजिम चेंज किए बगैर इजराइल ये ऑपरेशन खत्म नहीं करेगा। नेतन्याहू ने आज इसका भी ऐलान किया, यानी मिडिल ईस्ट में अब इजराइल का कोई बड़ा दुश्मन बाकी नहीं रह गया है जो उसके लिए खतरा हो। सऊदी, यूएई, जॉर्डन और बहरीन जैसे प्रभावशाली देश इजराइल के साथ काम करने को तैयार हैं। अब इजराइल के सबसे बड़े और ताकतवर दुश्मन एर्दोआन हैं, जो हर मंच पर उसका खुलकर विरोध करते हैं और मुस्लिम जगत में इजराइल के खिलाफ सबसे बुलंद आवाज बने हुए हैं। मित्रों, इजराइल के लिए पाकिस्तान का परमाणु बम भी बड़ा खतरा है, लेकिन अमेरिका के दबाव की वजह से पाकिस्तान फिलहाल इजराइल से सहयोग के लिए तैयार है। और इसीलिए खामनेई के बाद एर्दोआन को इजराइल ने अपना टारगेट चुन लिया है। आज आपको इजराइल और तुर्की की दुश्मनी की टाइमलाइन भी देखनी चाहिए। मित्रों, जिस तरह एक वक्त ईरान इजराइल का पक्का दोस्त हुआ करता था, उसी तरह तुर्की भी उन मुस्लिम देशों में शामिल था जिसने 1949 में इजराइल को सबसे पहले मान्यता दी थी। 1990 के दशक तक तुर्की और इजराइल के संबंध काफी अच्छे थे। दोनों के बीच मिलिट्री, इंटेलिजेंस और ट्रेड डील्स हुई। दोनों देशों ने सीरिया और ईरान जैसे दुश्मनों के खिलाफ मिलकर साथ काम किया। लेकिन असली समस्या 2000 के बाद शुरू हुई, जब एर्दोआन तुर्की की सत्ता में आए। एर्दोआन की मुस्लिम ब्रदरहुड की कट्टर नीति ने इजराइल और तुर्की को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया। एर्दोआन के सत्ता में आने के बाद तुर्की ने फिलिस्तीन मुद्दे पर खुलकर इजराइल की आलोचना शुरू की, जो आज तक जारी है। 2010 के मावी मारामारा जहाज हमले में तुर्क नागरिकों की मौत से रिश्ते गंभीर रूप से बिगड़े। मावी मारामारा तुर्की का जहाज था जो गाजा पट्टी के लिए राहत सामग्री लेकर जा रहा था, जिसे इजरायली कमांडो ने रोका और झड़प के दौरान 9 तुर्क नागरिकों की मौत हो गई। गाजा युद्ध में तुर्की ने हमास का समर्थन किया। हमास नेता इस्तांबुल में रहते थे और उनको प्रचार की आजादी थी, जबकि इजराइल उसे आतंकी संगठन मानता है। पूर्वी भूमध्य सागर में बड़े गैस भंडार मिलने के बाद इजराइल ने ग्रीस, साइप्रस के साथ मिलकर पाइपलाइन और समुद्री सीमा तय की, जिससे तुर्की खुद को बाहर महसूस करता है। इसके अलावा सीरिया की सरकार को तुर्की अपने कंट्रोल में रखना चाहता है, जबकि इजराइल सीरिया में तुर्की का दखल नहीं चाहता। मित्रों, जहां जहां इजराइल के हित जुड़े होते हैं, वहां वहां तुर्की के विरोध में उतर आता है। अब ईरान से युद्ध के दौरान भी तुर्की के नेता बयान दे रहे हैं, इजराइल ईरान में रिजिम चेंज नहीं कर पाएगा। मित्रों, तुर्की के विदेश मंत्री की ये बेचैनी बताती है इजराइल के बड़े दुश्मन के खत्म होने की आशंका से तुर्की कितना परेशान है और मुस्लिम जगत में ईरान को मजबूत साबित करने की कोशिश कर रहा है। इजराइल को तुर्की से ऐसी ही उम्मीद थी, इसलिए खामनेई को खत्म करने से पहले इजराइल ने एर्दोआन के खिलाफ तैयारी शुरू कर दी। इसके लिए इजराइल ने तुर्की के 2 दुश्मनों साइप्रस और ग्रीस के साथ सैन्य समझौता किया। इसके अलावा ईरान पर हमले से पहले एक हेक्सागन गठबंधन का ऐलान भी किया, जिसमें भारत की बड़ी भूमिका होगी। इसके अलावा मिडिल ईस्ट, एशिया और अफ्रीका के कुछ देश इसमें शामिल होंगे। हम डीएनए में इस संभावित गठबंधन का विस्तार से विश्लेषण कर चुके हैं। इस गठबंधन को तुर्की के हितों के लिए बड़ा खतरा माना जा रहा है। मित्रों, इस वक्त मिडिल ईस्ट में इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच बहुत भीषण युद्ध चल रहा है। इजराइल अपनी वायुसेना से हमला कर रहा है, वहीं ईरान की मिसाइल और ड्रोन्स इजराइल और अमेरिकी बेसों पर धमाके कर रहे हैं। लेकिन तुर्की के साथ इजराइल का युद्ध हुआ तब क्या होगा, इसे समझने के लिए आपको दोनों देशों की ताकत के अंतर को बहुत ही ध्यान से समझना चाहिए। तुर्की के पास लगभग 4 लाख सक्रिय सैनिक और 3 लाख से ज्यादा रिजर्व बल है, जबकि इजराइल के पास लगभग 2 लाख सक्रिय सैनिक हैं, लेकिन उसके पास 4 लाख से ज्यादा रिजर्व सैनिक हैं। तुर्की के पास लगभग 2500 टैंक हैं, जबकि इजराइल के पास लगभग 1600 मरकावा टैंक हैं,
जो तकनीकी रूप से अधिक उन्नत माने जाते हैं। वायुसेना में तुर्की के पास लगभग 260 F-16 लड़ाकू विमान हैं, जबकि इजराइल के पास 300 से ज्यादा लड़ाकू विमान हैं, जिनमें लगभग 40 F-35 स्टेल्थ जेट शामिल हैं, जिससे तकनीकी बढ़त इजराइल को मिलती है। ड्रोन क्षमता की बात करें तो तुर्की के पास हजारों बायरकतार, TB2 और अकिंजी जैसे सशस्त्र ड्रोन हैं, जबकि इजराइल के पास हेरोन और हर्मीज जैसे उन्नत ड्रोन सिस्टम मौजूद हैं। तुर्की की नौसेना में 16 युद्धपोत हैं और 10 से 12 पनडुब्बियां शामिल हैं, जबकि इजराइल के पास 6 उन्नत डॉल्फिन क्लास पनडुब्बियां हैं और 15 से 20 प्रमुख युद्धपोत हैं। मिसाइल रक्षा में तुर्की के पास सीमित संख्या में S-400 सिस्टम है, जबकि इजराइल के पास आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो जैसी रक्षा प्रणालियां मौजूद हैं। तुर्की के पास कोई परमाणु हथियार नहीं है, जबकि इजराइल के पास लगभग 80 परमाणु वॉर हेड मौजूद है। रक्षा बजट में तुर्की लगभग 20 से 25 अरब डॉलर सालाना खर्च करता है, जबकि इजराइल लगभग 24 से 30 अरब डॉलर खर्च करता है और उसके अलावा उसे अमेरिका से लगभग 4 अरब डॉलर वार्षिक सैन्य सहायता मिलती है। मतलब साफ है, तुर्की संख्या और पारंपरिक सैन्य आकार में बड़ा है, जबकि इजराइल तकनीक, हवाई क्षमता, मिसाइल रक्षा और रणनीतिक प्रतिरोधक क्षमता में बहुत ही आगे है।